हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो जारी हो चुका है। तो आज हम लोग क्लास 9 विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो है मॉडल सेट 1 को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग को एग्जाम में जो है 1.5 घंटे का समय मिलेगा और ये कुल 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर का है वाटरलू, ऑप्शन ख है न्यू ऑरलियंस, ऑप्शन ग है वेरडून और ऑप्शन घ है हॉर्सहू बेंड। ठीक है, तो देखिए 1815 ईस्वी में जो है वाटरलू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो देखिए, क्रांति से पहले जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 वर्गों में विभक्त था। ठीक है, पहला वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग था और तीसरे वर्ग में जो है वकील, कर्मचारी, किसान, छोटे छोटे मजदूर यही सब आते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो देखिए, चर्च के जो विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों का जो समूह था उनको पादरी वर्ग कहा जाता था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। ऑप्शन का है 1771 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1781 ईस्वी, ऑप्शन ग है 1791 ईस्वी या फिर ऑप्शन घ है 1801 ईस्वी। तो देखिए, फ्रांस का जो संविधान है वो 1791 ईस्वी को बना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, 1793 से 1794 ईस्वी के जो मध्य बीच का जो समय था उसको आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। ठीक है, क है जार निकोलस, ख है जार निकोलस 2, ग है जार निकोलस 3 या फिर घ है जार निकोलस 4। तो देखिए, 1917 से पूर्व रूस पर जो है जार निकोलस 2 का शासन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रूसी सांसद का क्या नाम था। क है संसद भवन, ख है कांग्रेस, ग है पार्लियामेंट या फिर घ है ड्यूमा। तो देखिए, रूसी सांसद का जो नाम है वो ड्यूमा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ड्यूमा। क्लियर है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। क है लेनिन, ख है केरेंस्की, ग है जार निकोलस 2 या फिर घ है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो देखिए, बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो था लेनिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, रूस क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक है, पहला है प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा है जमीन किसानों को देना, तीसरा है कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण या फिर चौथा है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है, देखिए, क नंबर में है 1 और 2, ख नंबर में है 2 और 3, ग नंबर में है 3 और 4 और घ में है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए, रूसी क्रांतिकारियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये चारों था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है 1 जनवरी 1905, ऑप्शन ख है 9 जनवरी 1905, ऑप्शन ग है 15 जनवरी 1905 या फिर ऑप्शन ग है 20 जनवरी 1905। तो देखिए, खूनी रविवार के नाम से जो है 9 जनवरी 1905 को जाना जाता है। इस दिन जो है रूस के जो मजदूर है कुछ हड़ताल कर रहे थे और उस दिन जो वहाँ की पुलिस है उन लोगों पे हमला कर दी थी। 100 मजदूर लगभग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा मजदूर जो है वो घायल हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है,
ऑप्शन क है 4.2%, ऑप्शन ख है 2.4%, ऑप्शन ग है 2.2% या फिर ऑप्शन घ है 1.7%। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है, ठीक है। तो ये जो है ये है 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन क है गुजरात, ऑप्शन ख है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ग है झारखंड, ऑप्शन घ है उड़ीसा। तो देखिए जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन क है भारत, ऑप्शन ख है चीन, ऑप्शन ग है नेपाल या फिर ऑप्शन घ है पाकिस्तान। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है, वो नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन का है द्वीप, ऑप्शन का है तट, ऑप्शन का है प्रायद्वीप या फिर ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक स्थलीय भाग जो तीनों और समुद्र से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन का है भाभर, ऑप्शन ग है भांगर, ऑप्शन ग है खादर या फिर ऑप्शन घ है तराई। तो देखिए बाढ़ वाले मैदानों के नए ये तथा युवा निक्षेपों को जो है खादर नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क है कोरोमंडल, ऑप्शन ख है कन्नड़, ऑप्शन ग है कोंकण या फिर ऑप्शन घ है उत्तरी सरकार, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को जो है कोंकण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। ऑप्शन का है लक्षद्वीप, ऑप्शन ख है अंडमान द्वीप, ऑप्शन ग है निकोबार द्वीप, ऑप्शन घ है उपरोक्त सभी। तो देखिए ये जो लक्षद्वीप है इसका जो निर्माण है वो प्रवाल भित्ति से हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है, ठीक है। ऑप्शन का है अमेजन, ऑप्शन ख है नील, ऑप्शन ग है सिंधु, ऑप्शन घ है गंगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अमेजन, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन नदी का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन क है गंगा, ऑप्शन ख है यमुना, ऑप्शन ग है नर्मदा या फिर ऑप्शन घ है गोदावरी। तो देखिए नर्मदा नदी जो है वो जो है अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ लमपुर कर दिया है जबकि यहाँ पे पालमपुर होगा, ठीक है ना। तो पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, ठीक है। इसका ऑप्शन का है 25%, ऑप्शन ख है 35%, ऑप्शन ग है 75% या फिर ऑप्शन घ है 100%। देखिए यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ऑप्शन घ होगा, यहाँ ग लिख दिया, ठीक है। उस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 75%, ठीक है। पालमपुर गांव की जो 75% जनसंख्या है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। खरीफ फसल की अवधि क्या है, ठीक है। ऑप्शन का है जून से अक्टूबर, ऑप्शन ख है नवंबर से अप्रैल, ऑप्शन ग है अप्रैल से अगस्त या फिर ऑप्शन घ है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे घ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन घ है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जून से अक्टूबर। खरीफ फसल की जो अवधि होती है वो जून से लेके अक्टूबर तक होती है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरित क्रांति का संबंध है, ठीक है, किससे है। तो देखिए ऑप्शन का है खाद्यान्न के उत्पादन से, ऑप्शन ख है तिलहन के उत्पादन से,
ऑप्शन ग है दूध के उत्पादन से, या फिर ऑप्शन घ है, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे घ होगा, ऑप्शन घ है मत्स्य पालन से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा खाद्यान्न के उत्पादन से, ऑप्शन क। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन क है औजार, ऑप्शन ख है भवन, ऑप्शन ग है नगद पैसा तथा कच्चा माल, ऑप्शन घ है, देखिए यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे घ होगा। ठीक है, ऑप्शन घ है मशीन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नगद पैसा तथा कच्चा माल। ठीक है, ये इसका ऑप्शन ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन क है खेतों की जुताई करना, ऑप्शन ख है सिंचाई करना, ऑप्शन ग है फसल की देखभाल करना, या ऑप्शन घ है, देखिए यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन घ होगा खाद एवं बीज की बिक्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद एवं बीज की बिक्री, ऑप्शन घ। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ओके, चलिए पढ़ते हैं। कथन 1 है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और कथन 2 है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन क है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन ख है केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन ग है कथन 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन घ है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए हमने कथन 1 और कथन 2 दोनों पढ़ा, और ये दोनों को पढ़ने से यही पता चल रहा है कि इसका आंसर तो ग होना चाहिए, है ना। कथन 1 और कथन 2 जो है ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ठीक है, ऑप्शन क है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन ख है शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन ग है अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, या ऑप्शन ग है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोगों को ऑप्शंस पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है वही अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कथन पढ़ते हैं। क है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। ख है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। ग है, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको भी ठीक कर लेते हैं पहले। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन घ है, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी इंटरेस्टिंग है। प्राथमिक शिक्षा के नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन क है सेतु पाठ्यक्रम, ऑप्शन ख है स्कूल लौटो शिविर, ऑप्शन ग है क और ख दोनों, और ऑप्शन घ है, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लेते हैं। तो ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन क और ख दोनों। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन क है, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है। नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन ख है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ग है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ, यही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस है। ऑप्शन क, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला,
ऑप्शन ख एक ही राजनीतिक दल का शासन, ऑप्शन ग एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, या ऑप्शन घ कानून का राज और अधिकारों का आदर। अब देखिए हम लोगों को पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो एक ही राजनीतिक दल का शासन ये जो है ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन क है लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये तो सही है। ऑप्शन ख है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन का है लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ यही पूछ रहा है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझिए। तो इसमें ऑप्शन क है लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ख है लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ऑप्शन ग है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। और ऑप्शन जो घ है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। जी हाँ, तो बिल्कुल ये जो इसका जो क्वेश्चन है लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, तो ये जो ऑप्शन घ है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं करता है, ये इसके लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा कथन नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान भी करता है और नागरिकों को एक समान अधिकार भी देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, क्योंकि ये कथन गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा घ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। ठीक है, ऑप्शन क है 1992 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1994 ईस्वी, ऑप्शन ग है 1996 ईस्वी, या ऑप्शन घ है 1999 ईस्वी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1999। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ऑप्शन क है 1991, ऑप्शन ख है 1992, ऑप्शन ग है 1993, ऑप्शन घ है 1994। तो देखिए जो दक्षिण अफ्रीका है वो 1994 में स्वतंत्र हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि रंग भेद की नीति जो है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 299। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 299। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। ठीक है, ऑप्शन क है शासन प्रमुख के अधिकार, ऑप्शन ख है शासन प्रमुख का नाम, ऑप्शन ग है विधायिका के अधिकार, ऑप्शन घ है देश का नाम। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शासन प्रमुख का नाम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और हमारा लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान ने अपना काम पूरा कर लिया था और उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। खैर वहाँ पे वो नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि अपना काम कब पूरा कर लिया था। तो इसका आंसर ग हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को इसने भारतीय संविधान ने अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।